हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हमने 3 लेक्चर कर लिया है। इसमें अभी तक तीनों लेक्चर में हमने क्या क्या किया वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स या फैक्टर्स सपोर्टिंग द लाइफ और फैक्टर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। उसके लिए हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे। पहला हमने देखा था सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन करता है। दूसरे फैक्टर्स हमने देखा था कि अगर सेल डिवीजन है तो यहाँ पे ये सेल डिवीजन ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। तीसरा हमने देखा था कि अगर ग्रोथ होगा तो फर्दर डेवलपमेंट भी होगा किसी भी सेल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट फैक्टर हमने देखा था कि डेवलपमेंट के बाद मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन होगी। और अगर ये सारी चीजें हो रही है तो ये एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और सेल को वो एनर्जी मिलता है बाय द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की थी। और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आता है लेक्चर्स तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको डेली बेसिस पे मैं जो भी अपलोड करूंगा वो आपको अपडेट मिलता रहे। हमारी तरफ से जो भी अपलोड किया जाएगा वो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे फ्रॉम द यूट्यूब। आप जब भी ऑनलाइन होंगे आपको उसके नोटिफिकेशंस दिखेंगे कि इस चैनल से ये वीडियो अपलोड किया गया है। और इससे ये होगा कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। लाइक अ रूटीन आपका एक टाइम टेबल फॉर्म हो जाएगा और चीजों को आप एक सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएंगे, बीच में कोई गैप नहीं होगा। हमने बस ये 5 शब्द पढ़े हैं, लेकिन हमने इसको 3 लेक्चर लगाया। 3 लेक्चर में मैंने आपको ये 5 टर्म्स को बेटर वे में एक्सप्लेन किया है। सबके बीच में क्या कनेक्शंस हैं वो हमने बताया है आपको। और अभी इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो एक होगा मेटाबॉलिज्म। मतलब क्या हुआ, डिवीजन हो गया, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, हम मूवमेंट कर पा रहे हैं बॉडी में, लोकोमोशन हो रहा है लिविंग थिंग्स में, वो रेस्पिरेशन कर रहा है, ब्रेकिंग डाउन कर ऑफ समथिंग, वो कुछ ब्रेक कर रहा है फॉर द सेक ऑफ एनर्जी। लेकिन बात ये होती है कि एक सेल के अंदर कई तरह के बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस कंटिन्यू रहते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, चाहे वो माइक्रोब्स हो या फिर सबसे टॉप कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हो लाइक एंड होमो सैपियंस, द ह्यूमंस, वी आर, चाहे हम हो, कोई भी हो, एक अलग तरह की प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अगर वो प्रोसेस कभी भी स्टॉप होता है तो जाकर के वो सेल कभी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। तो उस चीज को समझने के लिए हम एक नया वेरी इंपॉर्टेंट एक कंडीशन पढ़ेंगे, एक फैक्टर पढ़ेंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स की कि वो कैसे सपोर्ट करता है किसी भी चीज को। जैसे अभी तक हम लोगों ने सारी चीजों को डिस्कस किया है, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थोड़ा कंफ्यूजियस है लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो आराम से समझ सकते हैं। और अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो मैं 100% एश्योरिटी लेता हूं कि आपको वो समझ में आ जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का वो है मेटाबॉलिज्म, वो है मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टर्म है मेटाबॉलिज्म, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम a Greek word. It is derived from a Greek word
metabole. That metabolism, sorry, Greek word metabole meaning change. ये जो मेटाबॉलिज्म है ये एक ग्रीक वर्ड से, जिसका जो मेटाबॉल है, मेटाबॉल इज अ ग्रीक वर्ड फ्रॉम वेयर दैट मेटाबॉलिज्म टर्म और वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच मींस चेंज, जिसका मतलब होगा चेंज, किसी तरह की परिवर्तन, है ना। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी सरवाइव कर रही है, हमारी बॉडी सरवाइव कर रही है किसी भी कंडीशंस में, और फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल उनको रिक्वायरमेंट होती है किसी न किसी एनर्जी की, जो हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन करता है, वो एनर्जी लिबरेट करते हैं, एनर्जी को फॉर्म करते हैं by breaking down the complex material into their simpler forms. As for example हमने ग्लाइकोलाइसिस को यूज किया था, जो कि ग्लाइकोलाइसिस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो गया था, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी व्हिच इज करेंसी ऑफ द बायोलॉजिकल एनर्जी, वो एटीपी को जनरेट किया था। तो बात है कि भाई जब हमारे पास, मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं सोसाइटी से, मुझे पैसे खर्च करने हैं, है ना, मुझे पैसे खर्च करने हैं, तो पैसे खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, मुझे पैसे खर्च करने हैं तो मेरे पास पैसे होने चाहिए, तभी मैं खर्च कर सकता हूं, और पैसे होने के लिए मुझे जॉब करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला अभी कि मुझे पैसे खर्च करने हैं, तो पैसे खर्च करने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए, और अगर पैसे मेरे पास नहीं और पैसे होना है, पैसे जमा करना है, मेरे को कुछ अर्न करना होगा, जॉब करना होगा या बिजनेस करना होगा या कुछ भी करना होगा, पहले अर्निंग करनी होगी, तब जाकर के हम पैसे खर्च कर सकते हैं। तो जब रेस्पिरेशन की हमने बात किया, मींस कुछ हम एक चीजें खरीद रहे हैं, कुछ हम ले रहे हैं, हमारे पास है तभी तो हम उसको ब्रेक करेंगे, तो वो होगा कहां से, वो होगा कहां से, है ना, ये एक सबसे बड़ी बात होती है। तो उस चीज के लिए हमने क्या बोला कि एक सेल के अंदर कंटिन्यूअसली कुछ बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस चलते रहते हैं, केमिकल प्रोसेस चलते रहते हैं कंटिन्यूअसली। Biological and chemical process keeps on the way, वो कभी बंद नहीं होता है, it is always on flow, it is always in continuation, continuously biological और chemical process चलते रहते हैं। तो वो biological chemical process क्या होते हैं, है ना, मतलब लाइफ को सपोर्ट कर रहा है मेटाबॉलिज्म, मतलब कुछ चीजें फॉर्म होगी और कुछ चीजें ब्रेक होगी। जो फॉर्म होगी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो फॉर्म हो रही है चीजें, वो फॉर्म कैसे होता है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी, और जब ब्रेक होगा तो ब्रेक कैसे होता है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी, है ना। मतलब फॉर्मेशन ऑफ समथिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ समथिंग इज व्हाट कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। जो कंप्लीट बायोलॉजिकल प्रोसेस है अपने किसी सेल के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, वो सिर्फ दो तरह की होगी, या तो वो चीजें बनेंगी या बिगड़ेंगी, या मींस ब्रेक डाउन होगा, उनका डाइजेशन होगा। तो फॉर्मेशन के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होगी और उनके डाइजेशन के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होगी, वो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, सॉरी, और वो बाद में वही यूज होगा फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑफ द सेल। तो उस चीज को पहले हम डिफाइन करते हैं कि भाई ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइंड as complete biological and chemical
process which occurs continuously to support the life, or metabolism can be defined as the biological or chemical process which is responsible for the continuation of life. वैसे प्रोसेसेस, वो सारे भी प्रोसेसेस जो जो किसी एक लाइफ को सपोर्ट करे, लाइफ ऑफ सेल को सपोर्ट करे, लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करे, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मतलब कोई भी प्रोसेस हो, चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, अगर वो अपनी बॉडी के अंदर हो रहा है तो हम उसे मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मतलब फर्दर हम मेटाबॉलिज्म को डिवाइड करते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। द मेटाबॉलिज्म इज ऑफ two types. The one is called as anabolism. And the second category is called as catabolism. ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम इसको कैसे रिमेम्बर रखें कि एना क्या है और कैटा क्या है। मैं एक सोसाइटी से ही, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं सारे भी एग्जांपल्स एक सोशली सेलेक्ट करता हूं, जो हमारे समाज में होता है, जो हमारे आसपास होता है, मैं उसी को सेलेक्ट करता हूं और उसके बेसिस पे मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो दो कैटेगरी हमने बनाया है मेटाबॉलिज्म का, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। मतलब मैथमेटिकली वी कैन आल्सो एक्सप्रेस दैट मेटाबॉलिज्म। क्या हम कह सकते हैं भाई, हमने अपने डेफिनेशन में ही लिखा है, हमने अपने डेफिनेशन में ही लिख दिया है, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं एक सेल के अंदर या केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं एक सेल के अंदर, हम उसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। मतलब मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू anabolism plus catabolism. Metabolism is equal to anabolism plus catabolism. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा भाई, हम इंक्लूड करेंगे एनाबॉलिज्म को और हम कैटाबॉलिज्म को इंक्लूड करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये एग्जैक्टली एनाबॉलिज्म है क्या और कैटाबॉलिज्म क्या है। मतलब एनाबॉलिज्म बोले या एनाबॉलिक रिएक्शन बोले, एनाबॉलिक प्रोसेस बोले, ठीक है। मतलब इन दोनों चीजों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए, अब हम इसको, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या है, इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, तो हम अब इसको एनाबॉलिक प्रोसेस लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे इसे, एनाबॉलिक प्रोसेस। अब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है। पहले मैं इसके डेफिनेशन लिख देता हूं। It can be defined as a process. It can be defined as a process of forming macro, or we can use alternative term, complex molecule from the micro, or the alternative for the micro we can use simple molecule। क्या लिखा हमने, it can be defined as a process
of forming macro or complex molecule from the micro or simple molecule। अब ये मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। अगर छोटी छोटी चीजें मिलकर के एक बड़ी चीज बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए कि ये आपका कमरा है और यहां पे आप बैठे हैं, ठीक है, और बाहर आपके दो दोस्त और हैं, ठीक है। ये यहां पे आए और दरवाजे की घंटी को इन्होंने रिंग किया। तो जब भी आप खिड़की से झांकेंगे ना, आप उन्हें क्या बोलेंगे, भाग जा, चला जा, निकल यहां से। कभी नहीं कहेंगे अपन क्या कहेंगे, आना। क्या बोलेंगे आप, आना। आना मतलब अब ये दोनों भी जो आपके फ्रेंड्स हैं आपके घर के अंदर इंटर करेंगे, मतलब आपके घर के अंदर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। आपके घर के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। पहले यहाँ पे एक मेंबर थे, अब यहाँ पे 3 मेंबर हैं, है ना। फर्स्ट पिक्चर में 1 है और सेकंड पिक्चर में 3 लोग हैं, मतलब बढ़ गया। तो हम इसको माइक्रो कंसीडर करेंगे, ये तीनों भी माइक्रो हुआ। और ये जो पॉपुलेशन फॉर्म हुई, बड़ी पॉपुलेशन, उसको हम मैक्रो बोलेंगे। मतलब क्या हुआ भाई, एनाबॉलिक में होता क्या है, ये छोटी छोटे मॉलिक्यूल्स, शायद आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में जुड़ेंगे और जाकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, है ना। तो ये जो छोटा मॉलिक्यूल है इसे हम बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हुआ है इसको हम बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस। जैसे photosynthesis, as for example we can write down for the anabolic process is photosynthesis। क्या लिखा हमने, photosynthesis। अब इस पे फिर से मैं हमेशा कहते आया हूं कि भाई आप कभी भी चीजों को रटेंगे नहीं, है ना। चलिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसको मैं ब्रेक करता हूं। फोटो प्लस सिंथेसाइज प्लस सिस। फोटो का मतलब क्या है भाई, फोटो का मतलब सेल्फी वाला फोटो नहीं, जहां शादी में फोटो खिंचवाते हैं वो नहीं होता। फोटो का मतलब होता है लाइट। सिंथेसाइज का मतलब होगा टू प्रिपेयर। और सिस का मतलब तो आपको पता ही है क्या होगा, प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। हमने एग्जांपल में लिखा फोटोसिंथेसिस क्या है, एक तरह का एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो कैन वी डिफाइन फोटोसिंथेसिस एज it can be defined as anabolic process in which क्या यूज हो रही है, लाइट, in which sunlight and carbon dioxide is utilized for the formation of
द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। मैंने एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, इसमें और भी जब हम थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन और भी बदलेगा। यहाँ पे सनलाइट ट्रैप होगा और वो पिगमेंट के थ्रू ट्रैपिंग होती है उसकी सनलाइट के लिए। जैसे हम पिगमेंट एज फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल, आप अभी तक यही सुने होंगे। क्लोरोफिल की भी आगे कैटेगरी होती है, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई लाइक दैट। मैं उसको भी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस को हमने क्या डिफाइन किया? इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, इट कैन बी डिफाइंड एज एनाबॉलिक प्रोसेस। हमने क्या लिखा? फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज एनाबॉलिक प्रोसेस। उसमें क्या होता है भाई? तो ये सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। मतलब एक छोटा सा रिएक्शन में लिख देता हूं, CO2 प्लस वाटर, ये दोनों मिलके C6H12O6 प्लस एनर्जी। बाकी भी चीजें यहाँ पे फॉर्म होती है, मैं वो आपको भी नहीं बताता हूं क्योंकि अभी जो यहाँ तक हम लोग सामने हैं, जहां तक हम समझे हैं वहीं तक मैं आपको डिटेल देता हूं। आगे जब आगे फ्यूचर लेक्चर में जब इसी टॉपिक को जब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, इससे रिलेटेड सारे डेप्थ में आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि और आप बेटर वे में समझ सकें। अभी इस कंडीशंस को, इनके कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए ये काफी सफिशिएंट है आपके लिए। मतलब हमने क्या देखा कि ये माइक्रोमोलेक्यूल है, उसके बाद ये भी माइक्रोमोलेक्यूल है और यहाँ पे ये एक थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन फॉर्म हो गया। मतलब कहीं ना कहीं इनके नंबर बढ़ेंगे। एक कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट नहीं होगा कभी, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 वाटर कभी सफिशिएंट नहीं होगा। मतलब इनके नंबर बढ़ेंगे, इनके नंबर बढ़ेंगे। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 वाटर के, ये एब्सॉर्ब होगी। सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी और तब जाकर के ये ग्लूकोज बन जाएगा। ये जो यहाँ पे बना है, ये क्या बना है भाई? तो दिस इज व्हाट? ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज, है ना? तो जो फोटोसिंथेसिस हुआ, ये क्या हुआ? इट इज अ काइंड ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस। मतलब आना, हमने अपने दोस्त को अंदर बुलाया, आना। जब वो आया तो पॉपुलेशन बढ़ा, तो मतलब एक छोटे, तो हम अकेले थे, कुछ लोग और ऐड हो गए तो एक बड़ा पॉपुलेशन बन गया, मैक्रोमोलेक्यूल बन गया। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस। एंड द ऑर्गेनिजम्स we can say it as anabolic या anabolism. The process can be also called as anabolism. ठीक है? तो नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग कैटाबॉलिक समझने की कोशिश करते हैं कि कैटाबॉलिक क्या होता है। दूसरा जो पार्ट है वो है कैटाबॉलिक प्रोसेस। दूसरा पार्ट क्या है मेटाबॉलिज्म का? कैटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब कुछ बनेगा तभी तो वो टूटेगा, तो पहले हमने बनाया था, अब तोड़ेंगे। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कैटाबॉलिक प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस in which complex or macromolecules gets digested into their simpler or micromolecules। मतलब कुछ टूटेगा, है ना? ये क्या होगा? टूटेगा। ये टर्म क्या है भाई?
काटा। पहले इसके एग्जाम्पल में लिख दूं, जैसे हमने देखा था कल ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस हमने कल लिखा था, इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के डेफिनेशन को चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे? इट इज अ catabolic process. It is a catabolic process in which glucose is digested or glucose is broken into carbon dioxide, water and ATP। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इनके प्रोसेस जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, हम प्रोसेस ना यूज करके हमने यहाँ पे क्या यूज किया? कैटाबोलिक प्रोसेस यूज किया है। हमने क्या यूज किया? कैटाबोलिक प्रोसेस। अब इसको हम कैसे रिमेम्बर करेंगे? एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों राइमिंग वर्ड्स जैसे हैं, कई बार कंफ्यूजन होता है, तो हम कैसे इसको रिमेम्बर करेंगे? इसके लिए ये देखिएगा बेटा, यहाँ पे जो शब्द है एक कैट, जो काफी पालतू भी है। कैट आकर बोली, है ना। मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया और वहां पे एक बंद कमरे में बाहर से मैंने एक पत्थर मारा बिल्ली के ऊपर। हमने आपको उस बिल्ली के साथ उस कमरे में बंद किया है, तो वो बिल्ली जब गुस्सा होगी तो आपके ऊपर स्क्रैच करेगी, ऐसा झपट्टा मारेगी, और जब वो झपट्टा मारेगी आपके ऊपर तो आपकी सेल्स बाहर निकालेगी। मतलब कुछ ना कुछ उसने ब्रेक किया है। क्या किया है उसने? झपट्टा मारा तो वो ब्रेक हुआ है। तो जब ये ब्रेक हुआ है, कैटाबोलिक, कैट ने काटा तो सेल्स निकले, मतलब कट गए, टूट गए, फट गए। वैसे ही ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज जो था यहाँ पे, ये जो ग्लूकोज था वो ब्रेक हो गया। जो ग्लूकोज था वो क्या हो गया? ग्लूकोज ब्रेक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी में। तो ये जो ब्रेक हुआ है इसी को हम बोलेंगे कैटाबोलिक प्रोसेस। अब कैटाबोलिक प्रोसेस कई प्रकार के हैं, बहुत सारे हैं, कई प्रोसेसेस हैं, है ना। जहां भी लाइसिस लगे हो समझ लीजिए आपका ब्रेक हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारी बॉडी, हमारे सेल्स वहां से एनर्जी गेन करती है। तो पहले फॉर्म होगा तब जाकर के ब्रेक होगा, और जब फॉर्म होगा तो ही आगे एनर्जी फॉर्म करने के लिए उन्हें पावर मिलेगी और फर्दर वो सेल्स अपनी एक्टिविटी करेगी। क्योंकि कुछ भी करने के लिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कुछ भी करने के लिए उस सेल को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर एनर्जी प्रॉपर सेल के पास नहीं रहे तो वो सेल्स वीक हो जाते हैं, वो धीरे धीरे सेनेसेंट मतलब बुढ़ापा को गेन करने लगते हैं, वो बुढ़े होने लगते हैं, वो प्रॉपर वर्किंग पोजीशंस में नहीं रह पाते हैं, वो धीरे धीरे डेड होते चले जाते हैं। तो वो जब अचानक स्कार्सिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की, जब न्यूट्रिएंट्स की स्कार्सिटी होती है तो वहां पे क्या होता है? वो बहुत जल्दी बुढ़ापा को गेन कर लेते हैं। अगर आप प्रॉपर डाइट लेते रहे तो आप फिट रहेंगे, और आप डाइट नहीं लें तो आप बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसमें दो प्रोसेसेस हैं,
कैटाबॉलिक प्रोसेस है और एनाबॉलिक प्रोसेस है। हमने पहले एनाबॉलिक को डिस्कस किया, कुछ चीजें छोटी छोटी से लेके हमने बड़ी फॉर्म की और बाद में उसको ब्रेक किया, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब इनको हम एक साथ एक ग्राफिकल फिगर में मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपको बहुत आसानी से आप इसको समझ सकें। उसमें क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए एक छोटा छोटा सा ये हमने ये मॉलिक्यूल बनाया है। ये एक मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलेंगे माइक्रो और सिंपल मॉलिक्यूल। इससे क्या बना भाई, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बने, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बने। तो ये क्या हुआ, मैक्रो और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। और फिर से ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तो फिर एक छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनेगा। इसको हम फिर से कहेंगे माइक्रो और सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है। अब एक सवाल और आता है कि भाई यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है तो क्यों है, क्यों हमें चाहिए इस तरह की प्रोसेस, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ये जो माइक्रो से मैक्रो का कन्वर्शन हुआ तो ये क्या होगा, ये होगा एनाबॉलिक प्रोसेस। और जब मैक्रो बड़ा मॉलिक्यूल से छोटे में कन्वर्शन होगा तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस, है ना। जब छोटे से बड़ा हुआ और बड़ा से जब छोटा हुआ मतलब एनाबॉलिक हुआ, फिर कैटाबॉलिक हुआ। तो फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्यों चाहिए भाई, क्योंकि हमारी बॉडी को वो मॉलिक्यूल्स चाहिए। और वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट हैं, लिपिड्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जो बड़े कंसंट्रेशन में, बड़े अमाउंट में। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CO2 और वाटर, यहाँ पे ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से फिर से CO2 और वाटर बन करके वो रिलीज हो गया। तो मतलब क्या हुआ, एनाबॉलिक हुआ फिर कैटाबॉलिक हुआ। तो एक और बेनिफिट है इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस का कि भाई अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा तो जो कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनका हमारे सेल से, हमारे बॉडी से एलिमिनेशन होना चाहिए, उनके फॉर्मेशंस नहीं होंगे, वो एज इट इज अपनी बॉडी में रह जाएंगे अगर उनका मतलब यहाँ पे प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, वो क्या काम करती है, वो एक्सक्रीशन करती है, जो वेस्ट पार्टिकल्स हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, वो अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करती है। तो जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से कुछ एक दूसरी कैटेगरी भी निकलती है यहाँ पे, जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, जैसे यूरिया हो गया ना, या फिर उसको हम कह सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। वी कैन से इट एज नाइट्रोजनस वेस्ट। यहां से रिलीज होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजन एंड the molecules which contains nitrogen or N2 containing compounds which are being released from our body system, जो कि हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में ना आए तो आप उस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे और हेल्प करने की कोशिश करूंगा। वंस अगेन, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आता है, अच्छा लगता है, आपके कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स और प्लीज टैप ऑन द बेल मार्क। थैंक यू वेरी